हेलो स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के हम अगले पार्ट में आ गए थे और लास्ट पार्ट में हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर देखा था, एंथर का स्ट्रक्चर देखा था और उसमें प्रेजेंट स्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में देखा था। और जो स्पोरेंजियम है या बोला जाए पॉलिन चैम्बर है, पॉलिन चैम्बर की जो 4 मेम्ब्रेन हैं, सेलुलर जो मेम्ब्रेन है, लेयर्स हैं जो उसको सराउंड करती हैं, उन लेयर्स के बारे में देखा था, उनका सीक्वेंस देखा था। नेक्स्ट हम अब अगले पार्ट में आ गए हैं जहां पर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलिन ग्रेन के फॉर्मेशन को देखेंगे। पॉलिन ग्रेन जिसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है और उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं और पॉलिन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। याद रखिएगा, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमीट नहीं है। मेल गैमीट वो होता है, वो सेल या वो न्यूक्लियस जो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है। मेल गैमेटोफाइट वो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो मेल गैमीट को होल्ड करता है। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि मेल गैमीट और मेल गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर जाने से पहले जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसको एक बार देख लेते हैं कि व्हेन एन एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज cells that they are homogeneous cells which are present inside pollen chamber या जिसे हम pollen sac कह रहे हैं और उसे स्पोरोजीनियस टिश्यू कहा जाता है। एंड यही स्पोरोजीनियस टिश्यू जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर की पोजीशन को एक्वायर करता है, उसके यही आगे चल के डिवाइड होके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस पे जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन का प्रोसेस एज द एंथर डेवलप्स। देखते हैं थियरी को, और थियरी में ही पॉइंट्स छुपे रहते हैं। एनसीईआरटी के ये पॉइंट्स हैं और हूबहू ये पॉइंट्स ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या बोला जाए की वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलूँगा और आप भी इनको नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है हम अंडरलाइन करेंगे वो क्या है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू डिवाइड करता है मियोटिक डिवीजन से, यानी मियोसिस होता है तो रिडक्शन डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है डॉटर सेल में हाफ हो जाता है एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये किसका फॉर्मेशन करता है? टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। तो जाहिर सी बात है जो ये टेट्राड स्ट्रक्चर बन रहा है ये मियोसिस से बन रहा है और टेट्राड स्ट्रक्चर बन रहा है तो मियोसिस की वजह से ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। अब टेट्राड है क्या? टेट्राड एक 4 पॉलिन ग्रेन का एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर है। 4 पॉलिन ग्रेन का एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आगे इस टेट्राड स्ट्रक्चर की बात करूंगा। अब जब ये टेट्राड स्टार्टिंग में बनता है तो इसके पॉलिन ग्रेन बहुत ही कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अटैच पाए जाते हैं और ये पॉलिन ग्रेन आगे चल के एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, फिर टेट्राड में से अलग होते हैं, तो उन्हें माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन तब कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड। तो टेट्राड की सेल्स की प्लॉइडी क्या हुई? अब दिमाग काम करना चाहिए यहाँ पे कि मियोसिस हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुआ है। तो जो पहले स्पोरोजीनियस टिश्यू था, डिप्लॉइड था, उसकी वजह से अब यहाँ पे जो टेट्राड की सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? हैप्लॉइड हो जाएंगी, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन में इनकी प्लॉइडी, इनमें नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज केपेबल टू गिव राइज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी जो स्पोरोजीनियस टिश्यू था, पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर के सेंटर पर प्रेजेंट था, उसकी हर एक सेल इतनी कैपेबल है, टोटीपोटेंट है, इतनी उसमें कैपेबिलिटी है कि वो हर एक सेल
मियोसिस परफॉर्म करके टेट्राड का स्ट्रक्चर बना सकती है। यानी जाहिर सी बात है, जितना स्पोरोजीनियस टिश्यू होगा उससे कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, और टेट्राड का फॉर्मेशन होगा तो पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर के अंदर कंजेशन होगा, कंजेशन होगा तो अंदर से एक प्रेशर जनरेट होगा, और वही प्रेशर एंथर के रप्चर में, एंथर की वॉल के रप्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखते हैं, ईच वन इज अ पोटेंशियल और पॉलन मदर सेल। तो ये जो टेट्राड या स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ये सभी स्पोरोजीनियस टिश्यू की जो सेल्स हैं ये पोटेंशियल पॉलन मदर सेल हैं। पॉलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्हें कहा जाता है, या पॉलन मदर सेल कहा जाता है। यानी ये वो सेल हैं जो पॉलन का फॉर्मेशन करती हैं, और इसीलिए इन्हें पॉलन मदर सेल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, पॉलन सैक के सेंटर पे जो टिश्यू दिख रहे हैं उन्हीं को पॉलन मदर सेल कहा जाता है, और यही पॉलन मदर सेल डिवाइड करके माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं, और उसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्ड माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर नोन एज टेट्राड। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, मियोसिस के बाद ये अकेला माइक्रोस्पोर नहीं घूमता, ये 4-4 के ग्रुप में घूमते हैं, और 4 माइक्रोस्पोर एक यूनाइट स्ट्रक्चर होल्ड करते हैं, और उस यूनाइट स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये बात ध्यान में रखना है, जो मियोसिस से बनता है। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो जैसे ही ये चारों सेल का स्ट्रक्चर जो है, टेट्राड स्ट्रक्चर जब फुली मैच्योर हो जाता है या एंथर फुली मैच्योर हो जाता है, तो ये माइक्रोस्पोर जो है डेवलप होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, यानी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और एक दूसरे से डिसोसिएट या अलग हो जाते हैं। और अलग हो जाते हैं तो इन माइक्रोस्पोर की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, अपनी अलग पहचान होती है, और अलग होने के बाद इन माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। जब तक ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तब तक इन्हें केवल माइक्रोस्पोर कहा जाता है, पॉलन ग्रेन टर्म नहीं दिया जाता। पॉलन ग्रेन टर्म तब देते हैं जब ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो यानी हमने बताया कि स्पोरोजीनियस टिश्यू से कहीं ज़्यादा नंबर होगा पॉलन ग्रेन का, तो हज़ारों की संख्या में ये पॉलन ग्रेन बनते हैं, और इन्हीं के बनने से अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एंथर के डेहिसेंस के लिए। ठीक है, तो ये था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा कि स्पोरोजीनियस टिश्यू जिसमें मियोसिस होता है, उसमें मियोसिस से टेट्राड बनता है, और हर एक माइक्रोस्पोर सेल जो टेट्राड में पाई जाती है वो हैप्लॉइड होती है। फुल्ली मैच्योर होने पर वो हाइड्रेट होती है, और तब ये माइक्रोस्पोर से एक दूसरे से अलग होते हैं, तब ये पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, जिसे हम कह रहे हैं पॉलन ग्रेन, या रिप्रेजेंट करता है किसको? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट को होल्ड करता है। सो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू टच ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, कभी आप हिबिस्कस या जिसे हम चाइना रोज़ या गुड़हल कहते हैं, कभी आप चाइना रोज़ के फ्लावर को लीजिए, वो रेड हो, येलो हो, पिंक हो, अलग अलग कलर के आते हैं। तो उनमें अगर रेड वाला हम लेंगे या येलो कोई भी लेंगे, तो उनमें हम बीच में एक जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर अपर पार्ट में हमें येलो पाउडरी सब्सटेंस मिलते हैं। ये जो येलो पाउडरी सब्सटेंस होते हैं, यही हिबिस्कस के पॉलन होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस। हिबिस्कस फ्लावर के अगर खुले हुए एंथर को हम देखेंगे तो हमें डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी
सब्सटेंस हमें मिलेगा जिन्हें पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो हमारे हाथों पर आसानी से चिपक जाते हैं। स्प्रिंकल दीज पॉलन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, इनको वाटर की एक ड्रॉप पर डालिए और इन्हें ग्लास स्लाइड से अपने माइक्रोस्कोप में अगर हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पॉलन ग्रेन्स का एक डेफिनेट शेप और साइज उसका दिखाई देगा, जिससे हम उसकी पहचान कर पाते हैं। You will really be amazed that variety of architecture, size, shape and color। तो pollen grains अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के और अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं। अगर हम अलग अलग प्लांट्स को डिटेल में अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी उनकी करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और ये डायग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अलग अलग पॉलन ग्रेन्स के शेप को एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें पॉलन ग्रेन्स का शेप कैसा दिखाई देता है। आगे देखते हैं तो पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल होते हैं। ये पॉइंट मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पॉइंट आप नोट करते चलेंगे, इनसे फिल इन द ब्लैंक्स और उससे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल और इनका साइज 20 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है, 20 से 50 माइक्रोमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, इसकी वॉल जो है वो प्रोमिनेंट होती है, बड़ी एक थिक वॉल हम बोल सकते हैं, जिससे हम आसानी से इन दोनों लेयर्स को हम डिमार्केट कर सकते हैं। तो 2 लेयर इसकी वॉल में पाई जाती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इनकी लेयर्स को लेकर। तो क्या पॉइंट है? द हार्ड आउटर लेयर, इनकी जो आउटर लेयर होती है वो बड़ी हार्ड होती है और उस हार्ड लेयर को कहते हैं एक्साइन। नाम याद रखिएगा, द हार्ड आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन। और ये एक्साइन बड़े खास सब्सटेंस का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। मैंने बोला खास सब्सटेंस, ये स्पोरोपोलेनिन क्यों है? क्योंकि ये आज तक का बना वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या है कि आज तक कोई ऐसा एंजाइम, कोई ऐसा केमिकल नहीं बना जो इस मटेरियल को, स्पोरोपोलेनिन को हाइड्रोलाइज कर पाए, ब्रेक कर पाए या इसको डिस्ट्रॉय कर पाए। तो यानी एक बड़ी प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक बड़ा ही कवच, बड़ा ही कठोर कवच बनाते हैं पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर, जो बनी होती है किसकी? स्पोरोपोलेनिन की। और इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। एंड इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। आज तक पता चला कि इससे ज़्यादा, या बोला जाए सबसे हार्डेस्ट, सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में स्पोरोपोलेनिन का नाम आता है। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या कर सकता है? भाई हार्ड मटेरियल है, इसको कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता, कोई एसिड इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई केमिकल नहीं बना जो इसको ब्रेक कर पाए। तो ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है और अपने नेचर, अपने केमिकल नेचर की वजह से ये पॉलन ग्रेन को कई 100 ऑफ ईयर्स तक ये प्रोटेक्ट करके रख सकता है। तो देखते हैं। सो इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस को भी ये जो है रेजिस्ट कर सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फॉर नोन। अभी तक हमें किसी ऐसे एंजाइम का नाम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को डिस्ट्रॉय कर सके या उसे डिग्रेड कर सके। नेक्स्ट आते हैं, पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर नोन एज जर्म पोर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उसे कोई हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता तो अंदर का सब्सटेंस बाहर और बाहर का सब्सटेंस अंदर से कनेक्टिविटी कैसे होगी? तो उसके लिए एक्साइन की लेयर में एक पोर पाया जाता है, एक छेद प्रेजेंट होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। याद रखना, जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। और जहां पर ये जर्म पोर होता है केवल उसी पार्ट में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जर्म पोर के रीजन में स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। स्पोरोपोलेनिन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ, pollen grain are well preserved as fossil because of presence of sporopollen। तो fossils के फॉर्म में आसानी से प्रिजर्व हो सकते हैं, यानी दे कैन बी
preserved for several thousands years also. So they exhibit a fascinating array of pattern and design. So इसी वजह से जो एक्साइन है वो उसका एक खास पैटर्न और डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है फॉसिल्स के फॉर्म में, ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. तो मैं यहीं पर बताते हुए चलता हूँ. एक्साइन को हार्ड होने की ज़रूरत इसलिए है ताकि जो पॉलन के अंदर जो गैमीट हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, आसानी से उनको ब्रेक नहीं किया जा सके, आसानी से उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके. एंड फंक्शन ऑफ जर्म पोर क्या है कि जब पॉलन जर्मिनेट होगा, तो इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा इसी जर्म पोर से. इस पॉइंट को हमें याद रखना है. तो आउटर लेयर की बात हो गई. इनर लेयर की बात कर लें तो इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज इंटाइन. तो जो इनर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की उसे हम कहते हैं इंटाइन. एंड इट इज मेड अप ऑफ कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, यानी पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है. जाहिर सी बात है ये वही सब्सटेंस है जो जनरली सेल वॉल का फॉर्मेशन कराता है. और तो इंटाइन जो लेयर है, इनर लेयर पॉलन ग्रेन की, हमने पढ़ा था 2 लेयर, आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर एंटाइन. तो इंटाइन जो लेयर है ये बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज की. थिन लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, इसमें कोई जर्म पोर नहीं पाया जाता. द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसके बाद भी जो पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है. व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल्स. अब ये याद रखना है, यहाँ पर इस डायग्राम में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है वो है टेट्राड का स्ट्रक्चर, जिसमें हमें 4 माइक्रोस्पोर सेल्स दिख रही हैं. 4 माइक्रोस्पोर सेल्स. जब ये चारों माइक्रोस्पोर सेल्स सेपरेट होंगी तो हमें पॉलन ग्रेन मिलेगा. और ये पॉलन ग्रेन अभी इमेच्योर बोल सकते हैं, लेकिन ये हैप्लॉइड है. अब इसमें हमें वैक्यूल्स भी मिलेंगे, इसमें न्यूक्लियस भी मिलेगा. लेकिन आगे चल के इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है तो 2 सेल्स बनती हैं. ठीक है, ये 2 सेल्स आप देख सकते हैं डायग्राम में. 2 सेल्स बनती हैं. कौन कौन सी? एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरी है जर्मिनल सेल. ये दोनों सेल आप देख सकते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनल सेल. तो हुआ क्या ये? अब हुआ क्या इसको समझने की कोशिश करें. तो जब पॉलन ग्रेन बना और पॉलन ग्रेन फुल्ली मैच्योर हुआ, तो फुल्ली मैच्योर जब हो रहा था तो उस समय इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया. अब याद करो, न्यूक्लियस जो इसका हैप्लॉइड है और इसमें डिवीजन अब यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है. तो हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिलता है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ हमें पॉलन ग्रेन में देखने को मिलता है. तो जब ये सेल, ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ये पॉलन ग्रेन की सेल डिवाइड करती है, तो उसके अंदर 2 सेल्स बनती हैं. एक बड़ी सेल बनती है जिसे वेजिटेटिव सेल कहा जाता है, और एक छोटी सेल बनती है जो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करती हुई दिखाई देती है. और दूसरी सेल को, जो छोटी सेल है, उसे जनरेटिव सेल कहा जाता है. जनरेटिव सेल वो सेल है जिसका न्यूक्लियस आगे चल के मेल गैमीट बनेगा, यानी जो फर्टिलाइजेशन या बोला जाए रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगी. तो यहाँ वेजिटेटिव सेल क्यों है? वेजिटेटिव सेल यहाँ पे इस जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए. इतने बड़े पॉलन ग्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसमें बड़ा पॉलन ग्रेन में बड़ी वेजिटेटिव सेल होगी, और बड़ी वेजिटेटिव सेल लंबे समय तक जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि इस स्टेज में यहाँ बाहर से कोई न्यूट्रिएंट आने की गुंजाइश नहीं है. तो ये पॉइंट को याद रखना है. द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस. तो लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो ये किसको प्रोवाइड करता है? जनरेटिव सेल को. द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. तो जनरेटिव सेल छोटी होती है और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हुई दिखाई देती है. इट इज द स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. स्पिंडल शेप का मतलब यहाँ डायग्राम में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ. स्पिंडल शेप मतलब ये हमें ऐसा
टेपरिंग एंड्स के जैसा दिखाई दे रही है और इसीलिए इसे स्पिंडल शेप कहा गया है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। स्पिंडल शेप कौन सी सेल को बताया गया है, तो जनरेटिव सेल को बताया गया। इसका साइटोप्लाज्म डेंस है, इसका न्यूक्लियस डेंस है। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिस पर क्वेश्चन बनता है। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स के मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स की बात करें तो इनमें जो पॉलन ग्रेन होता है जब वो शेड होता है यानी जब वो एंथर से निकलता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में ही निकलता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है या जर्म सेल होती है। लेकिन जो रिमेनिंग 40% स्पीशीज हैं, अगर उनकी बात करें तो उनमें जनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोसिस से दोबारा। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में फिर एक और माइटोसिस होता है और इसकी वजह से जो पॉलन यहाँ से रिलीज होगा उसमें 3 सेल्ड स्टेज होंगी, यानी 3 सेल्ड स्टेज, 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल जब रिलीज होगा। मैच्योर पॉलन किस में मिलेगा, ये एंजियोस्पर्म में मिलेगा, लेकिन सम ऑफ द स्पीशीज में, मेजॉरिटी में हमें 2 सेल्ड स्टेज मिलेगी, 60% में लगभग 2 सेल्ड स्टेज मिलेगी और रिमेनिंग जो 40% हैं उनमें हमें 3 सेल्ड स्टेज मिलती है। तो 2 सेल और 3 सेल दोनों ही स्टेजेस हमें एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन में मिलती है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, तो पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन कॉज एलर्जी। तो कई स्पीशीज के पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकियल जो है एलर्जी कॉज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और इनकी वजह से आगे चल के क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे एस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो यानी इनकी वजह से पॉलन ग्रेन बड़े माइन्यूट होते हैं, एयर में सस्पेंडेड होते हैं, कोई सांस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू इन्हें अंदर ले ले तो हमारे एपिथेलियम में, लंग्स में और रेस्पिरेटरी पैसेज में जाके ये इन्फ्लेमेशन और एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है, कौन कौन से, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस नाम याद रखना है, ये डिजीज़ हो सकती है, यही क्वेश्चन में आ सकता है। इट मे बी मेंशन दैट, क्या मेंशन किया गया है कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज कंटेनमेंट विथ इंपोर्टेड वीट हैज बिकम अम्बिक्वस इन ऑकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एनर्जी। तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास हमने सुना होगा, जनरली इंडिया में एक जो है वीड है जो बाहर से आया है और यहाँ पे आने की वजह से उसे ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि वो बहुत तेज़ी से फैल गया और हमारे कंट्री में, इंडिया में, ये पार्थेनियम या कैरेट ग्रास एक बड़ी फेमस वीड के फॉर्म में इसका नाम जाना जाता है। और मेनली जो पॉलन एलर्जी जो होती है उसका वन ऑफ द मेन रीज़न इंडिया में जो देखने को मिलता है वो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास मिलता है। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, तो पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट स्टोर पाया जाता है तो आजकल लोग इसे फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में पॉलन को यूज़ करने लगे हैं और आजकल मार्केट में ऐसे टैबलेट्स और ऐसे सिरप्स आने लगे हैं जो पॉलन ग्रेन को होल्ड करते हैं और इनसे न्यूट्रिएंट मिलता है और इसलिए लोग इन्हें फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन ग्रेन के बने प्रोडक्ट, पॉलन ग्रेन के बने फूड सप्लीमेंट लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, चाहे वो टैबलेट्स के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में। पॉलन कंजम्पशन हैव बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। तो इससे जो है एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ती है, ऐसा माना गया है, ठीक है, ऐसा माना गया है, ठीक है, क्लेम किया गया है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, जिस डायग्राम में कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जिसमें बी पॉलन यानी हनी बी जो पॉलन को कलेक्ट करती हैं
कई बार हमें हनी में भी पॉलन मिलते हैं, तो उन्हीं हनी बीज के कलेक्ट किए हुए पॉलन का लेकर यहाँ पे टैबलेट्स के फॉर्म में कॉमर्शियलाइजेशन हमें दिख रहा है, सिरप्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसके बारे में आगे लिखा गया है कि when once they are shed, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability and if they have to bring about fertilization। यानी एक बार जब पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज हुआ, एंथर से टेक ऑफ लिया, तो उसे लैंड कहाँ करना है? उसे लैंड करना है स्टिग्मा पे। जब तक वो स्टिग्मा पे लैंड नहीं करेगा, उसके टेक ऑफ लेने का मोटिव सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर उसे अपनी लाइफ के रहते, अपनी वायबिलिटी के रहते, वायबिलिटी मतलब जब तक वो पॉलन ग्रेन इस लायक है, इस केपेबल है कि वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर सके, उसे कहते हैं वायबिलिटी। तो जब तक वो वायबल है और उसे फर्टिलाइजेशन अगर परफॉर्म करना है तो उसे स्टिग्मा पे लैंड होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी? तो कब तक ये पॉलन ग्रेन, कितने टाइम तक ये वायबल रह सकते हैं, ज़रा देखा जाए। तो द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। तो सपोज करिए कि पॉलन यहाँ से रिलीज हुआ, एंथर से रिलीज हुआ, तो कब तक वो पॉलन जिंदा रहेगा, वायबल रहेगा कि वो स्टिग्मा पर लैंड करे और पॉलिनेशन परफॉर्म करे? क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करना है तो उसे स्टिग्मा पर लैंड करना पड़ेगा। तो कब तक ऐसा कर सकता है? यानी पॉलन का कुछ ड्यूरेशन होगा, कुछ उस पॉलन का लाइफ स्पैन होगा। तो पॉलन का जो लाइफ स्पैन होगा उसी को हम वायबिलिटी कह रहे हैं। तो कब तक हो सकता है? तो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग जो पॉलन हैं उनमें अलग अलग वायबिलिटी ड्यूरेशन मिलती है। तो कैसा मिलता है? द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। मॉडरेट अगर टेम्परेचर है और मॉडरेट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एवरेज में। इन सम सीरियल सच एज राइस, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है कि इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट एंड पॉलन लूजेज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स एज दे आर रिलीज्ड। तो कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जैसे राइस, व्हीट, इनमें रिलीज होने के 30 मिनट्स तक पॉलन ग्रेन वायबल रहता है और इस बीच अगर वो स्टिग्मा पर लैंड करता है तो वो फर्टिलाइजेशन करेगा। लेकिन कुछ और मेंबर हैं जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी यानी पल्सेस की फैमिली, सोलेनेसी यानी पोटैटो की फैमिली में जो पॉलन ग्रेन हैं वो सेवरल मंथ तक वायबल रहते हैं। यानी अगर कुछ महीनों तक वो अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं अगर वो स्टिग्मा पर लैंड नहीं करते हैं। तो इसके अलावा भी हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैसे स्टोर करके रख सकते हैं? जैसे स्पर्म या सीमेन का स्टोरेज होता है। तो कैसे स्टोरेज होता है देखते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए हम सीमेन को या स्पर्म को स्टोर करके रख सकते हैं और ऐसे ही हम पॉलन को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं? उसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन का क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -196 डिग्री सेल्सियस, ये 1960 नहीं है, -196 डिग्री सेल्सियस है और इसका यूज़ किया जाता है सेल्स को या लिविंग सेल्स को स्टोर करने के लिए। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ऐसे पॉलन्स का यूज़ किया जा सकता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, हाइब्रिड्स को बनाने के लिए, नई वैरायटीज़ को बनाने के लिए, नई हाईली डेवलप्ड वैरायटीज़ को बनाने के लिए हम इन पॉलन का यूज़ कर सकते हैं जिनको हमने स्टोर किया है बाय द यूज़ ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, क्वेश्चन आता है, आएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है।
आइदर सीमेन स्टोरेज को लेकर, या नाइट्रोजन क्यों स्टोर किया जाता है, नाइट्रोजन को क्यों यूज़ किया जाता है, या पॉलन को स्टोर किया जाता है, तो उसको स्टोरेज में नाइट्रोजन ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ये 2-3 तरह से ये घुमा घुमा के इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ तक था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट आते हैं इसके अगले पार्ट में, जहाँ हम फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को देखेंगे, और फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। सो मेगास्पोरेंजियम के फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस पे जाने से पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर लें। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम उसे गाइनोशियम कहते हैं, और गाइनोशियम की यूनिट को हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल या कार्पेल भी कहा जाता है। और एक पिस्टल का ये एक डायग्राम है जिसके 3 पार्ट हमें मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों पार्ट का हमें लास्ट वीडियो में हमने एक इंट्रो देखा था। तो स्टिग्मा वो पार्ट है जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, वहाँ से फिर स्टाइल से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और स्टाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब जो है ओवरी में जाती है। ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है जहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन कॉज करता है। तो ये सब होता कैसे है, उसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम्स दिए गए हैं, उसमें जो पहला डायग्राम दिया गया है ये हिबिस्कस के डिसेक्टेड जो पिस्टल का डायग्राम है। इसमें से पेटल्स और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो निकाल दिए गए हैं। अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड, और इसमें केवल पिस्टल का ही पार्ट दिख रहा है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट है। दूसरा वहीं जो डायग्राम है वो मल्टी कार्पेलरी सिंग कार्पस पिस्टल। मल्टी कार्पेलरी मतलब कई इसमें कार्पल्स प्रेजेंट हैं, कई पिस्टल प्रेजेंट हैं, और सिंग कार्पस है यानी सारे पिस्टल फ्यूज्ड हैं। हमने 11th की मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ये पढ़ा था। सिंग कार्पस, एपोकार्पस क्या होता है, अगर सारे फ्यूज्ड हो तो उसे सिंग कार्पस कहते हैं, सारी फ्यूज्ड कार्पल हो तो उसे सिंग कार्पस कहते हैं, और अगर सारे अलग अलग हो तो उसे एपोकार्पस कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है 3rd C डायग्राम में। तो बी वाले को देखें, सिंग कार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर सोमिनिफेरम। तो पेपेवर में ये पाया जाता है सिंग कार्पस, और जिसे पॉपी प्लांट कहते हैं। मल्टी कार्पेलरी जो है 3rd डायग्राम, मल्टी कार्पेलरी यानी कई कार्पल इसमें भी प्रेजेंट है, कई पिस्टल प्रेजेंट है, और एपोकार्पस है यानी सब अलग अलग हैं, यूनाइटेड या फ्यूज्ड नहीं है, माइशेलिया में पाया जाता है। डी डायग्राम जो दिया है कि इस ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल मिलेगा, और वो ओव्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमेटोफाइट को होल्ड करेगा। तो पहले गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तब तो उसे होल्ड करेगा। तो पहले उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस पे जाने से पहले हम ओव्यूल को देख लेते हैं कि जैसे हम ओवरी को देखेंगे तो ओवरी के अंदर हमें ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और इन राउंडेड स्ट्रक्चर्स को ओव्यूल कहा जाता है। इन राउंडेड स्ट्रक्चर की एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं, और ये फ्यूनिकल की वजह से प्लासेंटा से अटैच होता है। प्लासेंटा इनमें कुशन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी में। तो यहाँ हम ओव्यूल की बात करेंगे, उसके अंदर हो रहे डेवलपमेंट की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में, हम केवल उसी को यहाँ डील कर पाएंगे क्योंकि लिमिटेड हमारे पास यहाँ पर कंटेंट है। जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो क्लास 11th की जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है उसमें हमने देखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्यूनिकल वो स्ट्रक्चर है जिससे ये प्लासेंटा से अटैच होता है, और फ्यूनिकल जहाँ ओव्यूल पे अटैच होता है उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं। तो मैं दोनों को बता दे रहा हूँ। फ्यूनिकल वो स्ट्रक्चर जिससे ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच होता है, और हाइलम वो पॉइंट जहाँ फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच होता है।
साथ ही ओव्यूल में हम दो, इसमें हमें कवरिंग दिखाई देती है, दो कवरिंग, एक आउटर कवरिंग एक इनर कवरिंग, और दोनों कवरिंग को हम इंटेगुमेंट कहते हैं। तो बाहर वाली कवरिंग आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाली कवरिंग इनर इंटेगुमेंट। बड़ा फेमस ये डायग्राम है, याद रखना, इसकी लेबलिंग से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इसके डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान में रखना। तो आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, और इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट एक जगह पर ओपन होते हैं, वहाँ पर एक पोर पाया जाता है और उस पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल। बड़ा इंपॉर्टेंट है माइक्रोपाइल। वहाँ हमने पॉलन, जो पॉलन ग्रेन में हमने जर्म पोर पढ़ा था, यहाँ ओव्यूल में हम माइक्रोपाइल एक पोर पढ़ रहे हैं। और ये दोनों पोर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं वो हम बता देते हैं कि जर्म पोर से जो पॉलन ट्यूब बनेगा, वो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से ओव्यूल में एंटर कर सकता है। ऐसा हमेशा नहीं कि करेगा, यहाँ से भी कर सकता है, इसके अलावा भी कर सकता है कहीं और से भी, लेकिन यहाँ माइक्रोपाइल से भी ये एंटर कर सकता है। तो अगर माइक्रोपाइल से एंटर करेगा ओव्यूल में तो उसे पोरोगैमी कहा जाता है। पोरोगैमी, ये वर्ड याद रखिएगा, मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा। तो माइक्रोपाइल एक पोर मिलता है, और माइक्रोपाइल जहाँ पर प्रेजेंट होता है उस पोजीशन को माइक्रोपाइलर पोल भी कहते हैं। पोल जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल पे मान लीजिए माइक्रोपाइल मिलता है तो नॉर्थ पोल को माइक्रोपाइल पोल कहते हैं। और साउथ पोल जो है उसे भी एक नाम दिया गया है, चलाजल एंड या चलाजल पोल। चलाजल पोल की पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो जैसे हम हैं और हमारे पड़ोसी हैं सामने वाले, हम पूछें कि इनका घर कहाँ है तो बोले हमारे सामने, फिर पूछे हमारा घर कहाँ है तो बोले हमारे पड़ोसी के सामने, हम दोनों का कहाँ है तो वो आमने सामने। तो वैसा ही माइक्रोपाइल और चलाजल एंड का रिश्ता होता है। माइक्रोपाइल की जहाँ पोजीशन होती है उसके 180 डिग्री पे अपोजिट एंड पे चलाजल एंड पाया जाता है, जिसे चलाजल पोल कहते हैं। या बोला जाए चलाजल एंड के अपोजिट पोल पे माइक्रोपाइल पोल मिलता है। तो ये पॉइंट रिलेटेड है माइक्रोपाइल और चलाजल पोल में। आगे बढ़ते हैं पिस्टल के बारे में। तो पिस्टल के बारे में क्या डिटेल दिया गया है कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा द मेगास्पोरेंजिया को ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया आर नोन एज ओव्यूल। और द नंबर ऑफ ओव्यूल, किसी भी ओवरी में वो जरूरी नहीं कि एक हो और जरूरी नहीं कि एक से ज़्यादा हो, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक किस में होता है, वन होता है वीट में, पैडी यानी राइस में, मैंगो में। तो सिंगल ओव्यूल हमें मिलता है वीट, राइस और मैंगो में। कई ओव्यूल एक से ज़्यादा मिलते हैं पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्चिड्स में। तो ऐसा समझ सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसको रिलेट करके बता देता हूँ। ओव्यूल ही आगे चल के सीड बनेगा, तो जिसमें हमें सिंगल सीड मिलेगा, यानी वहाँ पर सिंगल ओव्यूल बना है, कॉमनली समझने वाली बात है। और जहाँ एक से ज़्यादा सीड मिलेंगे वहाँ पर एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वही ओव्यूल आगे चल के सीड बना है। तो पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स में हमें एक से ज़्यादा ओव्यूल मिलते हैं। फिर आता है ओव्यूल को लेकर, अभी जो हमने डायग्राम में आपको बताया, अब उसी को लिटरेचर में यहाँ पर देखते हैं। तो हमने बताया कि ओव्यूल एक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा से अटैच होता है, और उसकी जो स्टॉक होती है उसी को फ्यूनिकल कहा जाता है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम, यानी फ्यूनिकल जहाँ ओव्यूल से अटैच होता है उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को। ईच ओव्यूल हैज़ टू प्रोटेक्टिव एनवलप, दो सभी ओव्यूल में दो कवरिंग पाई जाती है जिन्हें इंटेगुमेंट कहा जाता है। बाहर वाली कवरिंग आउटर कवरिंग नोन एज आउटर इंटेगुमेंट, इनर कवरिंग नोन एज इनर इंटेगुमेंट। Integument encircle the ovule except at the tip where a small opening called micropyle is organized। तो जो ये इंटेगुमेंट है ये ओव्यूल को पूरा सर्कल कवर करता है, केवल एक पॉइंट को छोड़कर, एक पॉइंट जहाँ पर माइक्रोपाइल पोल
या माइक्रोपाइल पोर प्रेजेंट है, केवल वही पॉइंट को छोड़कर बाकी पूरे को ये कवर करता है। फिर आते हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में कि माइक्रोपाइल के अपोजिट, यानी मेरा घर कहाँ, तेरे घर के सामने, माइक्रोपाइल के अपोजिट का जो पार्ट है उसे कहते हैं चलाजा, और उस एंड को चलाजल एंड कहा जाता है। दैट रिप्रेजेंट द बेस ऑफ ओव्यूल, तो चलाजा रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल के बेस को। Encloses within the integument there is a mass of cells known as nucellus। तो दोनों जो कवरिंग थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों आउटर और इनर कवरिंग के अंदर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस नाम याद रखना, न्यूक्लियस मत लिख देना, न्यूसेलस है। अब क्या है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी बात है भाई, यहाँ पर भी रिजर्व फूड मटेरियल काफ़ी है। तो न्यूसेलस की सेल्स हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसी न्यूसेलस में कहीं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा इसके प्रोसेस को देखकर कि कहाँ प्रेजेंट है और कौन एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना। मेल गैमेटोफाइट जिसे हम माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन कह रहे थे, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट यानी वो स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमीट को होल्ड करता है उसे कहा जाएगा एम्ब्रियो सैक। एन ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियो सैक, तो जनरली एक ओव्यूल में एक सिंगल एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, और उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, न्यूसेलस में ही पाई जाने वाली एक सेल से, और न्यूसेलस में ही पाई जाने वाली वो सेल कहलाती है मेगास्पोर, और वही मेगास्पोर डिवाइड करने लगती है, और उसी के रिडक्शन डिवीजन से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो न्यूसेलस है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बहुत सी सेल्स पाई जाती हैं, और उन बहुत सी सेल्स में से कोई एक सेल, उन सारी सेल्स, कई सेल्स उसमें पाई जाती हैं, उन सभी सेल्स को मेगास्पोर सेल्स कहते हैं। उन सभी सेल्स को मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। तो इनमें से कोई एक सेल, जो न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें मेगास्पोर मदर सेल कहा जा रहा है, इनमें से कोई एक सेल डिवाइड करेगी, मियोसिस परफॉर्म करेगी, और उसके बाद वो बनाएगी मेगास्पोर, या जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे। फिर से समझते हैं, न्यूसेलस एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में बहुत सारी सेल्स, जिन सेल्स को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, उन मेगास्पोर मदर सेल्स में से कोई एक सेल डिवाइड करेगी, और उसके डिवीजन से बनेगा मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक, तो या फीमेल गैमेटोफाइट भी उसे कहा जाता है। तो मेगास्पोर कह लो, एम्ब्रियो सैक कह लो, या फीमेल गैमेटोफाइट कह लो, सब एक है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, रिडक्शन डिवीजन से फॉर्मेशन होगा, और उस रिडक्शन डिवीजन को ही हम मियोसिस कह रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। हमारे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोरोजेनेसिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, काफ़ी चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। बड़े ऐसे इवेंट, छोटे छोटे टेक्निकल इवेंट होते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन कट सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिएगा, जिसमें हम मेगास्पोरोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने अगले पार्ट को लेकर, जिसमें हम मेगास्पोरोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे।